गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिक्स्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 29th ऑफ अक्टूबर और डे है फ्राइडे। तो फ्राइडे और सैटरडे को आपकी योग की क्लास होती है। तो हमारा लास्ट चैप्टर है जिसको हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 11 अध्याय योग में आहार। देखिए, हमने पिछले चैप्टरों में कई सारे व्यायाम किए, कई सारे योग किए हमने। ठीक है, कई सारी योग क्रियाएं की, छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं की। ठीक है। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि इसमें जो वो आहार क्या लिया जाए। ठीक है, क्या क्या खाएंगे, उसमें क्या क्या हमें खाना चाहिए। तो इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग और शायद लास्ट ही चैप्टर है हमारी इस बुक का, हिमाचल की लोक संस्कृति एवं योग का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है यहाँ पे शिक्षक बच्चों, पिछले पाठ में आपको योगासन करने के कुछ नियम बताए गए थे। क्या आप सभी को भी नियम याद है जो आसनों के करने से पहले जो वो जरूरी है? तो सभी बच्चे बोल रहे हैं हाँ गुरुजी, हमें याद है। ठीक है, नेक्स्ट है। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं गुरुजी, योगाभ्यासी का कोई निश्चित आहार होता है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं? ठीक है, तो बच्चा पूछ रहा है कि क्या खाना चाहिए जब वो योगाभ्यास करते हैं, तो क्या खाएं, क्या कुछ स्पेशल हाँ, मतलब कि आहार होता है इसका? तो ये पूछ रहा है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो शिक्षक ने बोला कि बहुत अच्छा, अति उत्तम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। तो योग में आहार का अत्यधिक महत्व है। ठीक है, क्या महत्व है? अत्यधिक महत्व है। क्या क्या महत्व है पढ़ेंगे। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि उपयुक्त आहार किए बिना योगाभ्यास लाभदायक नहीं होता। बच्चों, आहार मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। देखिए, गीता में भी बताया है कि योगाभ्यास जो वो मतलब कि आहार के बिना जो वो योगाभ्यास लाभदायक नहीं होता। आहार आपको लेना पड़ेगा, लेकिन कैसा जो वो आहार लेना है वो यहाँ पे बताया जाएगा। तो आहार जो वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है तामसिक, एक होता है राजसिक और एक होता है सात्विक। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि आहार से ही हमारा जो वो शरीर हष्ट पुष्ट होता है? ठीक है, आपका जो भी एनर्जी आपको मिल रही है वो आहार से ही मिल रही है। ठीक है, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप जो भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, खा पी रहे, खा रहे हैं, खा तो नहीं रहे हैं, लेकिन चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो वो किसके कारण? वो जो वो आपके खाने पर जो वो डिपेंड करते हैं, आहार पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आहार नहीं लेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, सॉरी खा नहीं, आप नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आहार हमारे शरीर का संतुलित विकास करता है। यह हमें रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। भोजन के विषय में यहाँ तक भी कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। ठीक है, मतलब कि जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन होगा। तो ये भी बात सही है। तो छात्रा पूछ रही है कि गुरुजी तामसिक भोजन किसे कहते हैं? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तामसिक। क्योंकि ऊपर हमने बताया कि ऊपर गुरु ने बताया, गुरुजी ने बताया कि तामसिक भोजन होता है एक प्रकार का आहार। 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिए, तामसिक, राजसिक और सात्विक। ठीक है, तो छात्रा पूछ रही है कि तामसिक क्या होता है। ठीक है, तो शिक्षक बताएगा कि तामसिक क्या होता है। याद रखिए, क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। तामसिक भोजन तमोगुण प्रधान होता है। क्या होता है? तमोगुण प्रधान। तो इसका क्या मतलब है? तम का अर्थ होता है आलस्य। इसके बिना तमोगुणी भोजन शरीर में आलस्य उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या करता है? तमोगुणी भोजन जो वो शरीर में आलस्य उत्पन्न करता है। योगाभ्यासी के लिए जो वो यह भोजन वर्जित है। योगाभ्यासी के लिए यह भोजन वर्जित है। यह हमारे शरीर में कम पौष्टिकता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत बासी भोजन, ठंडा भोजन, अचार, चटनी, डिब्बाबंद भोजन, मांस, मछली, अंडा और ठंडे पेय जो वो पदार्थ आते हैं। ठीक है, क्या क्या आता है इसमें? देखिए, योगाभ्यासी को जो वो यह भोजन वर्जित है। कौन कौन से भोजन वर्जित है? जो कि योगाभ्यास करेंगे उनके लिए वर्जित है, उनको नहीं खाने चाहिए। मतलब कि एक तो बासी भोजन। ठीक है, इसमें ये सारे भोजन आ रहे हैं। कौन से? तामसिक भोजन। ठंडा भोजन, ठंडा मत खाएं, अचार मत खाएं, चटनी मत खाएं, डिब्बाबंद भोजन भोजन मत खाएं, डिब्बे में बंद भोजन। ठीक है, मांस मत खाएं, मछली मत खाएं, अंडा या ठंडे पेय पदार्थ ना खाएं। ठीक है, इसमें ए आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिए। नेक्स्ट है, पेज नंबर है ये 86। नेक्स्ट पेज नंबर 87। तो देखिए, आगे जो वो छात्रा पूछ रही है कि गुरुजी क्या हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए? तो शिक्षक बोल रहे हैं कि जहां तक हो सके हमें तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। ठीक है, तो परहेज करना चाहिए। अगर आप भी ऐसे ठंडा भोजन खाते हैं, डिब्बे में बंद भोजन खाते हैं, ठीक है, ठंडा पीते हैं, ठीक है, या चिकन, मांस, मछली ऐसा खाते हैं कुछ, तो इससे जो वो परहेज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए ऐसा खाने से। ठीक है। तो दूसरा विद्यार्थी, गुरुजी राजसिक भोजन किसे कहते हैं? क्या? राजसिक भोजन। तो शिक्षक बोल रहे हैं कि जैसा कि इस नाम से स्पष्ट होता है कि राजाओं जैसा भोजन करना चाहिए। ठीक है, राजा सॉरी, राजाओं जैसा भोजन जो वो राजसिक भोजन कहलाता है। इस भोजन में विविध व्यंजन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? जैसे 56 व्यंजनों का वर्णन आता है इसमें। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? जैसे इस भोजन में बनाने के लिए विविध प्रकार के मसालों का उपयोग किया जाता है। भोजन को तेल में भूनकर जो वो तल कर बनाया जाता है। यह भोजन अत्यंत स्वादिष्ट और गरिष्ठ होता है। यह पचाने में जो वो कठिन होता है। देखिए, जब तेल में भूनकर मतलब कि तलीय, ठीक है, तलीय चीजें खाएंगे आप, तो पचाने में तो कठिनाई होगी।
ठीक है, मतलब कि स्वादिष्ट तो होता है लेकिन पचाने में कठिन होता है, ठीक है। तो विद्यार्थी बोल रहे हैं गुरुजी क्या भोजन और योग अभ्यास करने वालों को करना चाहिए? तो शिक्षक बोल रहे हैं कि अभ्यास करने वालों के लिए तामसिक भोजन की तरह राजसिक भोजन भी अच्छा नहीं माना गया है, ठीक है। तो शिक्षक बोल रहे हैं कि जैसे हमने आपको बताया कि तामसिक भोजन जो वो खतरनाक है आपके लिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। तो वैसे ही राजसिक भोजन भी योगाभ्यास के लिए अच्छा नहीं माना गया है, मतलब कि ये भी अच्छा नहीं है योगाभ्यास के लिए। तो क्योंकि शरीर में जो वो भारीपन लाता है, पाचन संस्थान में जो वो बोझ पड़ता है, जिसके कारण यकृत जो लीवर होता है जिसमें जो वो खराबी का भय भय बना रहता है। तो अगर आप भी ज़्यादा से ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं, समोसा हो गया, पकौड़े हो गए, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें खाते हैं तो आपको भी जो वो थोड़ा-सा परहेज़ करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो जो वो पचने में टाइम लगता है, भारीपन महसूस होता है अगर आपको, ठीक है? तो वो उसी के कारण होता है, ठीक है? लीवर यकृत जो होता है उसमें जो वो खराबी हो जाती है। तो नेक्स्ट विद्यार्थी पूछा है गुरुजी तो हमें कौन-सा भोजन खाना चाहिए? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि तामसिक भी नहीं खाएँ और राजसिक भी नहीं खाएँ तो हम क्या खाएँ फिर? गुरुजी हमें कौन-सा भोजन करना चाहिए? तो सबके लिए उत्तम माना जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हरी पत्तेदार सब्ज़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सात्विक भोजन, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आगे लिखा होगा पेज नंबर 87, 88 पर चलते हैं। तो शिक्षक बताएँगे अभी कि कौन-सा भोजन जो वो सबके लिए उत्तम है। तो सात्विक भोजन, ठीक है, कौन-सा भोजन? सात्विक भोजन हमारे शरीर के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस भोजन को करने के लिए हमारी सोच वो सकारात्मक देखिए हमारी सोच भी बदल जाएगी, सोच वो सकारात्मक होगी तथा विचार शुद्ध व परहित सोचने वाले बनते हैं। हम सेवा साधना और समर्पण में अपना जीवन यापन करते हैं। विद्यार्थी बोल रहे हैं कि गुरुजी सात्विक भोजन में कौन-कौन से पदार्थ आते हैं जिनका सेवन हम मतलब इसे हमारे लिए अति उपयोगी माना गया है। तो शिक्षक बोल रहे हैं सात्विक भोजन में सात्विक भोजन के अंतर्गत जो वो मौसमी फल में जैसे हमारे यहाँ पे हिमाचल में जो वो सेब, ठीक है, नाशपाती होती है, ठीक है, मतलब कि मौसमी फल हो रहे हैं, मौसमी फल, ठीक है। हरी सब्जियाँ भी और तरकारियाँ आती है मौसमी होने के कारण यह पौष्टिक भी होती है तथा सस्ती भी। तो इसी के अतिरिक्त दूध भी आता है, दही भी आता है, घी, मक्खन, पनीर, मट्ठा जो छाछ बोलते हैं, ठीक है, छाछ इत्यादि आते हैं। तो एक इसमें आता है सात्विक भोजन में आ रहा है। सात्विक भोजन किया करो। हरी सब्जियों में आ जाता है मतलब कि हरी सब्जियाँ जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो हरी सब्जियों की सब्जी बनाते हैं तो सब हरी सब्जियाँ होगी, ठीक है। मौसमी होने के कारण जो वो पौष्टिक भी होती है। तो इसके अतिरिक्त जो वो दूध भी आ जाता है इसमें दही भी, मक्खन, पनीर, मट्ठा, जो भी छाछ होती है वो भी इसी में ही आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फल, दूध एवं छाछ। आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं। विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि गुरुजी क्या सब्जियों का सूप भी सात्विक भोजन के अंतर्गत आता है? तो सब्जियों का सूप बन रहा है, सब्जियां बोल दिया तो सब्जियों का सूप भी आएगा। तो शिक्षक बोल रहे हैं हाँ, सब्जियों का सूप, फलों का रस, हरी पत्तेदार सब्जियां और दलिया भी इसी भोजन के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दालें, अनाज भी इसमें शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि दालें अनाज खाना छोड़ दो, फल फ्रूट ही खाओ, ऐसा नहीं है। दालें भी आती हैं और अनाज भी इसी में ही आ जाता है। भोजन को जितना हो सके प्राकृतिक रूप से बनाया जाए, मतलब कि ज्यादा उसको तले ना, ठीक है, प्राकृतिक रूप से बनाया जाए। भोजन को अत्यधिक तलना, देखिए आगे लिखा है तलना अथवा भूनना नहीं चाहिए क्योंकि भोजन में विद्यमान तत्व जो वो नष्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज नंबर है 89। तो यहाँ पे लिखा है विद्यार्थी गुरुजी दलिया कैसे बनाया जाता है? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको बोला जाता है कि हल्का भोजन खाओ, ठीक है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि दलिया खा लो। तो दलिया कैसे बनाया जाता है? तो देखिए शिक्षक बताएंगे दलिया कैसे बनाता है। अगर आप भी कहीं कोई बीमार हो तो आप उनको जो वो ऐसे टिप्स दे सकते हैं कि दलिया बनाइए, ऐसे बनाइए, हल्का होता है, ठीक है, सात्विक भोजन में आता है, आप इसको बताइए, ठीक है। तो दलिये में जो वो गेहूं, मूंग, सोयाबीन, काले चना बराबर मात्रा में जो वो पीस कर हल्का सा देसी घी का छौंका लगाकर जो वो बनाया जाता है, ठीक है। देसी घी थोड़ा सा हल्का सा मतलब डालना है उसमें, ठीक है। यह दलिया जो वो अत्यधिक पौष्टिक होता है और हमारी स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है तथा शरीर, अगर पूछा जाए दलिये के क्या क्या फायदे हैं तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए। आगे लिखा है शरीर के सभी संस्थानों को प्रभावित करता है, विशेषतया पाचन संस्थान को सशक्त करता है, ठीक है। तो विद्यार्थी पूछते हैं गुरुजी कल दूरदर्शन में प्राणायाम के बारे में बता रहे थे, हमें भी प्राणायाम सिखाइए। तो प्राणायाम के बारे में बताएंगे शिक्षक, लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि दलिये में गेहूं मूंग आ जाते हैं, ठीक है, सोयाबीन आ जाती है, काला चना बराबर मात्रा में पीस कर ऐसे नहीं पूरे पूरे वाले दिए, पीस कर जो वो दलिया बनाया जाता है। तो शिक्षक बोल रहे हैं हाँ बच्चों अब मैं प्राणायाम के बारे में बताता हूँ तथा प्राणायाम के अभ्यास कराता हूँ। तो श्वास ही जीवन है, ठीक है, याद रखिए श्वास ही जीवन है। पहली श्वास लेने से हमारा जीवन जो वो आरंभ हो जाता है, ठीक है, और अंतिम सांस छोड़ने से हमारा जीवन का अंत हो जाता है, सबको पता है। जब आपकी डेथ हो जाएगी सबकी, मतलब कि सभी जो वो आए हैं तो मरेंगे तो है ही, ठीक है। तो जब हमने सांस लिया तो जीवन मतलब कि आरंभ हो गया, जब हमारी आखिरी सांस होगी तो जीवन खत्म, ठीक है। भोजन के बिना कई दिनों तक जीवन रहा जा सकता है,
जीवित रहा जा सकता है। श्वास के बिना जो वो जीवन रहना असंभव है, ठीक है। भोजन या पानी के बिना आप थोड़ी कुछ टाइम तक जो वो रह सकते हैं, लेकिन सांस लेने के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो सांस जीवन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हम अपनी श्वास पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। फेफड़ों का जो वो 30% ही श्वास में जो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, यस। तो फेफड़ों का जो वो पूरी क्षमता से श्वास भरें और अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फेफड़ों में अगर हम पूरे जोर से श्वास लें, पूरी क्षमता से श्वास भरें तो ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखा है कि 30% से ही हम जो वो अपने फेफड़ों का जो वो उपयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि उदाहरण के लिए जब हम क्रोध करते हैं तो हमारी श्वास छोटी, तेज और अनियंत्रित हो जाती है, ठीक है। जब हम शांत होते हैं तो हमारी सांस सांस जो वो शांत, गहरी तथा लंबी हो जाती है। श्वास के साथ जो वो अपने विचारों और मनों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो विद्यार्थी बोल रहे हैं, गुरु जी प्राणायाम का अर्थ क्या है? तो नेक्स्ट है पेज नंबर 90। शिक्षक बोल रहे हैं, बच्चों प्राणायाम दो शब्दों से बना है, याद रखिए। आगे भी आपको एक्सरसाइज में पूछा जाएगा। तो प्राण जमा आयाम, प्राण का अर्थात जो प्राणों का आयाम, ठीक है। प्राणों का विस्तार और प्राणों का नियंत्रण करना इसका मतलब होता है, याद रखिए। प्राण जमा आयाम से बना है, प्राण और आयाम का मतलब होता है प्राणों का आयाम, प्राणों का विस्तार, ठीक है, प्राणों का नियंत्रण करना। तो जिस शरीर के द्वारा हम जीवन शक्ति, वाइटल फोर्स जो भी है, ठीक है, को बढ़ाते हैं, उस विद्या को प्राणायाम कहते हैं। आओ बच्चों, पिछले आसन प्रकरण में पद्मासन का अभ्यास किया जाता था, ठीक है, किया था। उसी आसन को लगाकर हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। क्या? पद्मासन को लगाकर हम प्राणायाम करेंगे। तो कैसे करेंगे आप देखिए, इसी को करेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो इसको आपने करना भी है और वीडियो बना करके भी भेजनी है, वीडियो या फोटो बना करके भेजना है, ठीक है। तो देखिए, प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए पद्मासन लगाए। पहले तो पद्मासन आपको बताया, जैसे ऐसे बैठे हैं, एक जांग जो पैर है दूसरी जांग पर रखते हैं, फिर ऐसे रखते हैं, ठीक है। वो आपको पता है, वो आप की करिए। पहले कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। तो हाथ को आपको पता है कि जो अंगूठे के सामने वाली होती है उसको जब अंगूठे के साथ दबाएं तो ज्ञान मुद्रा उसके उसको बोलते हैं। सर्वप्रथम हम आपको जो वो यौगिक श्वास का तरीका बताते हैं, यौगिक श्वास का तरीका बताएंगे। तो यहाँ पे लिखा है देखिए कि यौगिक श्वास से पहले फेफड़ों को पूर्णतया सांस बाहर निकाल कर खाली कर लें, ठीक है। दो पूरी जो भी सांस है उसको बाहर निकाल लें। पेट को भी पिचकाएं, मतलब कि जब पेट अंदर जाएगा तभी तो श्वास निकलेगा। पेट को जो वो अपने पिचका लो, मतलब कि पेट को जो वो अंदर की ओर खींच की जोर से सांस निकल जाएगा सारा। फिर यौगिक श्वास के लिए जो वो धीरे धीरे नाक से सांस भरे। किससे? नाक से, मतलब कि मुंह बंद रखना है, यहाँ पे नाक से सांस भरना है। फेफड़ों को भी फैलाएं। नाक से जब वो सांस अंदर लेंगे फेफड़े फूल जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। श्वास प्रक्रिया धीमी, गहरी व लय युक्त हो। तो धीमे धीमे नहीं, ऐसे नहीं जल्दबाजी में करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। तो विद्यार्थी पूछे, गुरु जी बहुत आनंद आ रहा है, तो योगी श्वास का भी अभ्यास करवाएं। तो शिक्षक बोल रहे हैं, यौगिक श्वास को भी पद्मासन में करते हैं। अतः पद्मासन लगाए रखें और दोनों नथुनों से जो वो सांस को धीरे धीरे बाहर इस प्रकार निकालें कि फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड पूर्णतः निष्कासित हो जाए और पेट जो वो पिचक जाए। पिचक जाने का मतलब है पेट जो वो अंदर की ओर चला जाए। उदर के साथ साथ जो फेफड़ों का भी संकोचन हो। आगे लिखा है, अब हम श्वास क्रिया एक साथ करेंगे। श्वास बाहर निकाल कर पेट और फेफड़ों को पिचकाएं। अब धीरे धीरे श्वास पहले बताई गई विधि के अनुसार भरें और श्वास बाहर छोड़ें। 5 से 10 बार इस क्रिया का अभ्यास करें। इससे जो वो डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। तो इसको ही आपने करना है। तो पेज नंबर 90 तक आज हमने कंप्लीट किया। पेज नंबर 90 तक आज आप इसको रीड करेंगे अच्छे से, और जो भी अभ्यास बताया इसको आप करेंगे, वीडियो बना करके भेजेंगे। पहले तो क्या करना है, आपने जो वो पद्मासन में आ जाना है। पद्मासन में आने के बाद जो वो आपने देखिए क्या बोला, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल कमर आपकी सीधी हो, गर्दन आपकी सीधी हो। फिर जो वो एक बार क्या करना है कि अपने जोर से जो पेट को पिचका देना है, मतलब कि जो भी आपके पास अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारी निकल जाए एक बार, ठीक है। पेट को पूरा अंदर की ओर। फिर जो वो क्या करें, मुंह को बंद रखें। नाक से जो वो अंदर की ओर धीरे धीरे सांस लें और जोर से सांस भरें, ऐसा लगे कि फेफड़े जो बिल्कुल फूल चुके हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे बाहर निकालें। तो ऐसे ही जो वो आपने 10-15 बार करना है। तो इसको आप करें आज अच्छे से, ठीक है। सभी करेंगे, सभी जो वो वीडियो बना करके या फोटो लेकर के भेजेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर हम कल नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।